वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर कल अचानक से 6% बढ़ गए। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट के आने वाले आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे, टाटा पावर के बारे में बात करेंगे, पेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, टीसीएस और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बारे में भी हम बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एक अलग तरह के टेक्नोलॉजी की। वैसे इसको टेक्नोलॉजी कहना सही नहीं होगा, ये एक अलग तरह का बिजनेस प्लान है। फिलहाल इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और जो ऑटो होते हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो अब उसके लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस की डिमांड भी तेज हो गई है। तो जो भी डिलीवरी फ्लीट्स या फिर गिग वर्कर्स हैं वो फास्ट बैटरी चार्ज प्रेफर कर रहे हैं ताकि अर्निंग का टाइम उनका वेस्ट न हो। तो उसी से रिलेटेड बैटरी स्मार्ट और सन मोबिलिटी जैसे स्टार्टअप्स ने 1 बिलियन रुपीज से ज्यादा का फंड रेज किया है और अभी सिर्फ और सिर्फ 2600 स्वैपिंग कियोस्क ही हैं, लेकिन 2030 तक हमें 1.1 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्री की तरफ। पहले लोग सोच रहे थे कि फास्ट चार्जिंग बैटरीज डेवलप करें, वहां पे भी काम चल रहा है, लेकिन एक और नया निश निकल के आ रहा है जहां पर बैटरी स्वैपिंग की चीजें बढ़ती जा रही हैं। अभी मैंने वीडियो भी देखा था, उसमें हीरो इलेक्ट्रिक की जो स्कूटी है वहां पे भी लोगों ने बैटरी स्वैप करके 2 बैटरी निकाली, डिग्गी में से लगाया और फिर वहां से जो ऑलरेडी चार्ज बैटरी थी वो वापस डिग्गी में कर दिया। बट मेरा सिर्फ एक कंसर्न है, जितनी भी स्कूटीज हैं ज्यादातर लोग स्कूटी इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उसमें डिग्गी रहती है ताकि उसमें आप अपना सामान रख के ला सको। बट अब क्या हो रहा है ना कि वो स्पेस ही खत्म हो जा रही है, बैटरी निकाल रहे हैं लोग, स्वैपिंग स्टेशन में डाल रहे हैं, ज्यादातर जगह तो बैटरीज ही ले रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शायद स्वैपिंग वाली चीज स्कूटी ओनर्स से स्वैपिंग वाली बैटरीज न परचेस करें, शायद वो ओला जैसी स्कूटीज लें जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, या फिर एथर को प्रेफर करें। हाँ, ये जो बाइक है, बाइक्स में इसका यूज हो सकता है स्वैपिंग का, क्योंकि लोगों को जल्दी जल्दी बहुत दूर दूर तक जाना होता है। अब लेट सपोज आपके पास एक कार है और फिर आपके पास एक बाइक है, आपको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आगे जाना है, तो फिर आप स्वैपिंग का ही यूज करोगे। बट स्कूटी जो आप एक शहर के रेंज में ही चला रहे हो, वहां पे अगर आपको स्पेस न मिले, आप सामान गए लाने बाजार से, सब्जी होगी, हर एक चीज उसके अंदर रखा जाती है। बट मुझे बस इससे कंसर्न है शायद उतना सक्सेसफुल न हो पाए स्कूटीज के लिए, या फिर स्कूटी की सेल्स थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग वही प्रेफर करेंगे कि घर पे चार्ज हो ही सकता है, तो फिर स्वैपिंग करने की जरूरत क्या है। अगली न्यूज है Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड। कई कंपनीज के Q4 FY25 के रिजल्ट्स कल अनाउंस होने वाले थे, तो अगर आपने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो आप उनके रिजल्ट्स देख सकते हो। सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कम्युनिकेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेवल्स इंडिया, डेल्टा कॉप, वारे इंजीनियर्स, साथ ही साथ हुहुटमाकी PPL, और उसके साथ 17 कंपनीज और भी हैं जो अपने जनवरी से मार्च क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर करा उन्होंने कल। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त ये सारी न्यूज आई है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन सारे के रिजल्ट्स आ गए हों, और लोगों का ऐसा भी कहना है, लोगों का यानी कि इन्वेस्टर्स का या फिर जो फर्म्स होती हैं इन्वेस्टिंग फर्म्स, उनका ऐसा कहना है कि HCL का जो Q4 है उसका रेवेन्यू 1.28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो 30,273 करोड़ रुपीस तक। अगली न्यूज है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर कल 6% से ऊपर चढ़ गए और कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर गया। अब ये जो स्टॉक था उसका प्राइस 15,823 रुपए से बढ़कर 16,975 रुपीस तक पहुंच गया। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो ये जंप 6.12% का था, और इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 112% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 1878% का रिटर्न दिया है, यानी कि ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अब ये जो रैली हुई है 6% की एक ही दिन में, उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। वो रीजंस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो रीजन है गूगल या फिर अल्फाबेट। अब आज का क्वेश्चन ये है कि गूगल और अल्फाबेट में आखिर डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों कंपनी एक ही हैं? कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर लिखना, कल के वीडियो में हम इसका आंसर आपको लास्ट में देंगे। तो हुआ यूं कि गूगल ने अपने पिक्सल स्मार्टफोन्स का प्रोडक्शन वियतनाम से इंडिया शिफ्ट करने के लिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज और फॉक्सकॉन से बातचीत करना शुरू किया है। अब ये जो शिफ्ट है वियतनाम से इंडिया, ये हो क्यों रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आपको हिंट मिल ही गया होगा, बट
बट फिर भी मैं बता दूं, यूएस ने वियतनाम से आने वाले सारे इंपोर्ट्स पर 46% का टैरिफ लगाया है, जबकि इंडिया पे ये टैरिफ सिर्फ और सिर्फ 26% का है, यानी कि लगभग आधा आप कह सकते हो। तो अगर टैरिफ 46% रहेगा तो फिर मोबाइल के प्राइजेस भी बढ़ेंगे, और जब मोबाइल के प्राइजेस बढ़ेंगे तो फिर सेल्स कम होगी। इसलिए अब ये चीज शिफ्ट होने वाली है इंडिया में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। वैसे तो इंडिया में पिक्सल फोन्स ऑलरेडी बनते ही हैं, और 2 जगह बनते हैं ये पिक्सल फोन्स, डिक्सॉन नोएडा में जहां पे नए मॉडल्स बनते हैं, और तमिलनाडु में फॉक्सकॉन पुराने मॉडल्स बनाता है। और फिलहाल अगर इस वक्त बताऊं मैं प्रेजेंट कंडीशन में, तो डिक्सॉन अब तक इंडिया में बन रहे जितने भी पिक्सल्स फोन है उसका 70% अकेले हैंडल करता है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि डिक्सॉन को ये डील मिलने वाली है। और जो दूसरा रीजन ये था इतना रैली का, क्योंकि Q3 FY25 में नेट प्रॉफिट इनका 124% जंप कर गया और 217 करोड़ रुपीस हो गया। रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू भी 117% बढ़कर 10,461 करोड़ रुपीस हुआ, और इबिड्डा भी डबल होकर के 398 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी सपोर्ट कर रहे थे, और ये नई न्यूज भी आ गई मार्केट में, और इसी के वजह से ये 6% की रैली देखने को मिली है। बट लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर्स देख के मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आई। हालांकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो वैल्यूएशंस पे आप ध्यान दे सकते हो, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो तो। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो शायद आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। बट एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है, मैंने सिर्फ खुद की स्टडी की है काफी सालों से। मैं उस एक्सपीरियंस से ही जो भी चीजें बताता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड वो रहती है। आप अपना डिसीजन हमेशा खुद से लो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लो। अगली न्यूज है टाटा पावर की। टाटा पावर के शेयर्स कल थोड़ा ऊपर चले गए, क्योंकि उसकी सब्सिडरी TPREL यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने टाटा मोटर्स के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, और मैं आपको इस डील के डिटेल्स में भी लेकर के चलता हूँ। टाटा पावर टाटा मोटर्स के लिए 131 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट डेवलप करेगा। इससे टाटा मोटर्स को हर साल 300 मिलियन यूनिट्स का क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इससे टाटा मोटर्स के महाराष्ट्र और गुजरात के 6 प्लांट्स को रिन्यूएबल पावर एनर्जी मिलेगी। अब ये जो डील है ये टाटा मोटर्स के RE100 गोल का हिस्सा है, क्योंकि टाटा मोटर्स 2030 तक 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहता है, और ये बहुत ही अच्छी चीज है पूरे देश के लिए भी, कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी, क्योंकि इससे हर साल लगभग 2 लाख टन का कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो जाएगा। अगली न्यूज है पेज इंडस्ट्रीज की। पेज इंडस्ट्रीज ने 15 मई 2025 को Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने की प्लानिंग भी कर ली है, जिसका रिकॉर्ड डेट 23 मई 2025 को फिक्स किया गया है। और पेज इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, ये इंडिया में जॉकी ब्रांड का एक्सक्लूसिव लाइसेंस ओन करता है। तो इस लाइसेंस के थ्रू पेज इंडस्ट्रीज जॉकी ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और ये सारी चीजें कर सकता है, सेल कर सकता है इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, UAE, ओमान और कतर में। तो ये काम है पेज इंडस्ट्रीज का। पेज इंडस्ट्रीज के पास कुछ और भी लाइसेंसेस और ब्रांड्स हैं, बट सबसे फेमस जॉकी ब्रांड है, और इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने में 7.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 27% का राइज देखा गया, और पिछले 5 सालों में 160% का रिटर्न देकर के खुद को मल्टी बैगर स्टॉक साबित किया है। अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि परसों हमने एक ऐसा बिजनेस न्यूज कवर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि एक ऐसा भी स्टॉक है जो 117 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दे रहा है। वो वीडियो आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसमें मैंने 6 स्टॉक्स बताए थे जिसका डिविडेंड डेट आने वाला है। ऊपर आई कार्ड पे वीडियो का लिंक है, आप क्लिक करके वो न्यूज देख सकते हो। अगली न्यूज है ICICI सिक्योरिटीज की, और ये न्यूज TCS से भी बहुत ही रिलेटेड है। तो अगर आप TCS में भी इन्वेस्ट करते हो तो ये न्यूज आपके लिए है। ICICI सिक्योरिटीज ने TCS के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे उनका रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और भी मॉडर्न, फास्ट और यूजर फ्रेंडली बनेगा। तो ये जो पार्टनरशिप का पर्पज है वो ये था कि ICICI सिक्योरिटीज अपना
ट्रेडिंग और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म अपग्रेड करे ताकि कस्टमर्स को एक इंट्यूटिव और सीमलेस इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस मिल सके। अब टीसीएस क्या करने वाला है, टीसीएस अपना एडवांस BANCS ट्रेडिंग सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेगा जिससे सिस्टम क्लाउड रेडी, स्केलेबल और फ्यूचर प्रूफ बनेगा। इस अपग्रेड के बाद ICICI सिक्योरिटीज का प्लेटफॉर्म मेजर काम कर सकेगा जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट, एक्सचेंज कनेक्टिविटी, रिस्क मैनेजमेंट, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से और स्मूथली हो जाएंगी अब ICICI सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म पर। तो ये था पूरा न्यूज। और मैं आपको ये भी बताऊं, TCS का जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ही मतलब आपको फील हो जाएगा क्योंकि TCS ऑलरेडी इंडिया के 30% रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम हैंडल करता है और 30% बहुत ही बड़ा नंबर है। ओवर टॉप 30 इंस्टीट्यूशंस के जो ब्रोकरेज सिस्टम्स हैं उसको भी TCS सपोर्ट करता है, वो भी एक ग्लोबल लेवल पर। अगली न्यूज है फ्लिपकार्ट की। क्या फ्लिपकार्ट की कहानी अब एक नए चैप्टर की तरफ जा रही है और क्या IPO से पहले फ्लिपकार्ट सिंगापुर छोड़ करके इंडिया में शिफ्ट हो रहा है? जानेंगे ये सारी चीजें आज की बिजनेस न्यूज में। देखिए, फ्लिपकार्ट जो वॉलमार्ट के ओनरशिप में है, हर महीने अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए $40 मिलियन यानी कि लगभग 330 करोड़ रुपए खर्च करता है। लेकिन अब फ्लिपकार्ट के बोर्ड ने CEO कल्याण कृष्णमूर्ति को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है कि ये कैश बर्न आधा करो, $40 मिलियन से घटा करके आपको कैश बर्न $20 मिलियन पर मंथ पे लाना होगा। और ऐसा ये सारी चीजें हो क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लिपकार्ट IPO के लिए तैयार हो रहा है और IPO से पहले कंपनी को फाइनेंशियली लीन और सस्टेनेबल बनना बहुत ही जरूरी है, तभी तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होंगे तो फिर लोग इन्वेस्ट तो करेंगे नहीं और मार्केट से पैसे मिलेंगे नहीं और उन इन्वेस्टर्स को एग्जिट भी नहीं मिल पाएगी। अच्छी एग्जिट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें हैं और जो आने वाले 8 महीने हैं उसमें कंपनी 500 नए डार्क स्टोर्स लॉन्च करेगी जिसके अंडर जो उनका फ्लिपकार्ट मिनट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और ये जो मूव है 500 नए डार्क स्टोर्स का, इससे फ्लिपकार्ट को जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे राइवल्स के अगेंस्ट एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है फ्लिपकार्ट को अभी अमेजॉन से तो कॉम्पीट करना चाहिए क्योंकि फ्लिपकार्ट की हालत बहुत ही खराब है। इनका जो कस्टमर ऑब्सेशन है बहुत ही बुरा है, इनकी सर्विस बहुत बेकार है। मैंने तो फ्लिपकार्ट यूज करना ही छोड़ दिया है और ये सारी रीजंस भी हैं। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है इसका ये भी मतलब है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आप 500 नए डार्क स्टोर खोल रहे हो तो पैसे तो आपको चाहिए और वही प्रेशर कंपनी के बैलेंस शीट पर भी है। तो इसी वजह से फ्लिपकार्ट ने अपना फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस फार्मेसी बिजनेस ये चीजें बंद कर दी है और कुछ नॉन कोर सेगमेंट्स को डाउनसाइज भी किया है ताकि उनका जो पैसा है वो बच सके और जो भी इधर उधर की चीजें वहां से उनका फोकस हट करके कुछ जगहों पर ही रहे। हालांकि फ्लिपकार्ट के लिए हर चीज बुरी नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेस आर्म ने FY24 में 17,907 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया जो 21% की ग्रोथ दिखाता है। इनका लॉस भी कम हुआ, यानी कि जो लॉस है वो 2,358 करोड़ रुपीस तक घट गया जो -41% की इंप्रूवमेंट दिखाता है। यानी कि 41% इनका जो पहले लॉस होता था उससे 41% कम लॉस होता है। लॉस अभी भी होता है बट कंपैरेटिवली 41% लॉस कम होता है। और दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट ने एक स्ट्रेटेजिक मूव भी लिया है, आपको पता ही है। फ्लिपकार्ट अपना बेस सिंगापुर से शिफ्ट करके इंडिया की तरफ लेकर के आ रहा है और इससे इनकी IPO जर्नी काफी ज्यादा आसान हो सकती है। साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट के बोर्ड मेंबर्स जैसे कि सॉफ्ट बैंक, HDFC के की मिस्त्री और वॉलमार्ट के डैन बार्टलेट ने इस मूव को सपोर्ट भी किया है। तो ये थी डिटेल न्यूज फ्लिपकार्ट की। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आप फ्लिपकार्ट के IPO में इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे? पर्सनली अगर आप मेरा आंसर जानना चाहते हो तो मैं फ्लिपकार्ट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, यानी कि कुछ दिन मतलब लास्ट वीडियो में, परसों की बात है, कि गैंसोल इंजीनियरिंग का जो स्कैम है जब वो सामने आया तो सेबी ने ऐसा क्यों बोला कि
गेंसोल इंजीनियरिंग स्टॉक स्प्लिट नहीं करेगा, और ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब ये आप समझ गए ना तो फ्यूचर में जो कंपनीज स्कैम करने वाली होंगी उनको भी आप थोड़ा इजीली पकड़ सकते हो। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप मान लो आज कंपनी का शेयर प्राइस 4,000 रुपए, ठीक है, अब मैं प्रमोटर हूं, मुझे पता है मैंने स्कैम किया है, मुझे 4,000 के स्टॉक्स बेचने हैं और मेरे पास मान लो 1,000 या फिर 1,00,000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं तो मुझे वैसे लोग चाहिए जो 4,000 रुपए खर्च करें, 4,000 के शेयर्स खरीदें। लेकिन 4,000 तो अमाउंट ज्यादा है, बहुत सारे लोगों के पास 4,000 नहीं होते हैं, क्योंकि हमेशा बड़े इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट करते हैं, बट आम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टूडेंट इन्वेस्ट करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी इन्वेस्ट करते हैं, नए नए लोग जो जॉब में आए हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अब अगर 4,000 किसी एक शेयर का प्राइस हो और वहीं पे अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए हो या फिर 500 200 हो, तो आप खुद सोचो कि जो शेयर्स के प्राइस 200 300 हैं उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही इजी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गेंसोल का प्राइस 4,000 है, क्या है, मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसका वैल्यू भी कम हो जाता है, वैल्यू यानी कि वैल्यू तो सेम रहता है, सॉरी वैल्यू वर्ड गलत है, उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है और शेयर दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर 4,000 का शेयर है, मैं इसको स्प्लिट करता हूं 1:1 में, तो जिसके पास एक शेयर था अब उसके पास 2 शेयर चले जाएंगे 2,000 रुपए के। तो जब ये स्प्लिट होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो किसी भी शेयर को सेल करना या फिर बाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए गेंसोल इंजीनियरिंग के स्टॉक स्प्लिट पे बैन भी कर दिया था सेबी ने। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको आज एमआरएफ का स्टॉक लेना है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी आपके लिए एक एमआरएफ का स्टॉक लेने के लिए भी। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं आप एक एचडीएफसी बैंक का शेयर ले लो तो आपको सिर्फ 1,900 रुपए के आसपास चाहिए होंगे पैसे। तो इसलिए स्टॉक स्प्लिट पे बैन किया गया था। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और हमारी कॉन कॉल भी आ गई, आप कॉन कॉल देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है, जरूर मुझे प्यार देना आप लोग। और मुझे ये भी बताना जो मैंने गेंसोल इंजीनियरिंग का जो एक्सप्लेनेशन दिया इस वीडियो की लास्ट में, वो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके वहां क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको कॉल पे भी समझाने का कोशिश करूंगा। और चलता हूं मैं आपसे, और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जब भी बाहर जाइएगा सर पे जरूर कुछ लपेट लीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। टेक केयर।